हाँ दोस्तों, दिस इज़ शुभम। और जैसा कि आप जानते हैं हम 2019 के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और ये इसका पार्ट पार्ट 2 है। इसके अलावा हमने 2013 से लेकर 18 तक अलग अलग पेपर्स प्रीलिम्स के डिस्कस किए हैं। तो अगर वो लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे तो उसको पहले देखेंगे, फिर उसके बाद ही 2019 के पार्ट 2 को देखेंगे। पार्ट 1 भी इससे पहले डिस्कस किया था, तो उसको भी जरूर देखिएगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप चाहे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 या क्वेश्चन नंबर 10 कह लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर सवाल पूछा गया था और ये कुछ वाइल्ड लाइफ जानवरों के बारे में दिया गया है और कहाँ पर पाए जाते हैं उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, ये कुछ नाम दिए गए। तो अगर आप देखेंगे तो इरावदी डॉल्फिन के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है पहले भी, चंबल रिवर के बारे में भी सवाल पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये सेम क्वेश्चन अगर आपने उधर किया होता तो यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, सेम वही बात है, तो इसको अच्छे से कर लेना। इंडिया में अगर आप देखें तो डॉल्फिन के ऊपर आप देखें तो डॉल्फिन के ऊपर सवाल पूछा गया है। डॉल्फिन के ऊपर कौन कौन सा सवाल पूछा गया था कि जो गंगा में डॉल्फिन होती है उसके पॉपुलेशन के डिक्लाइन के क्या कारण। तो ये सारे क्वेश्चन, ये सारे ऑप्शन दिए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में सवाल 2014 में पूछा गया है तो इंडिया में पाए जाने वाली जितनी भी डॉल्फिन्स हैं, ज़्यादा अलग अलग वैरायटी नहीं पाई जाती है, सिर्फ गैंजेस डॉल्फिन और इरावदी डॉल्फिन ही पाई जाती है और इंडस डॉल्फिन पाई जाती है। ठीक है, तो ये तीन वैरायटी की डॉल्फिन पाई जाती है, तो उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेना है। ये आने वाले 2020 वाले में भी हो सकता है कि 2020 में इंडस इंडस डॉल्फिन के बारे में सवाल पूछ दे। ठीक है, तो अगर आप ये सारी चीज़ें अगर आपने कर ली होती, अगर आपको ये पता होता कि ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, तो आपका जो जवाब है वो आ गया होता। ठीक है, आपको अगर पता होता कि भाई इरावदी डॉल्फिन चंबल में नहीं पाई जाती, इरावदी डॉल्फिन इरावदी नदी में पाई जाती है, उसके अलावा इंडिया में आपका जो चिल्का लेक है, ठीक है, चिल्का लेक है, वहां पर इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। और इरावदी डॉल्फिन के साथ एक और खास बात है कि ये फ्रेश वाटर में भी रह सकती है और ये सॉल्ट वाटर में भी रह सकती है। ठीक है, गैंजेस डॉल्फिन सिर्फ फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ये समुद्री पानी में गैंजेस डॉल्फिन नहीं रह सकती है। लेकिन इरावदी डॉल्फिन अगर आप देखें तो सॉल्ट वाटर में और फ्रेश वाटर दोनों ही जगहों पर इरावदी डॉल्फिन पाई जाती है। यानी कि चंबल नदी में ये नहीं पाई जाएगी, या तो ये इरावदी जो नदी है उसमें पाई जाती है या तो चिल्का लेक में पाई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन जैसे ही आप हटाते, आपका जो सही जवाब है सी सामने आ गया होता। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है कि ये सारी चीज़ें आप रटते रहें, अलग अलग जानवरों के बारे में रटते रहें। मतलब कि कहने का मतलब है कि रैंडम जानवरों के बारे में पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आपका आइडिया है, कुछ इंपॉर्टेंट जो जानवर हैं उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। अगर आपको है तो आप आसानी से चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जानवर जैसे है हॉर्नबिल हो गया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा फ्लाइंग स्क्विरल, फ्लाइंग स्क्विरल कहाँ पर पाई जाती है, गोल्डन लंगूर कहाँ पर पाया जाता है, लॉयन टेल मकाऊ कहाँ पर पाया जाता है। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जानवर हैं जिसके बारे में यूपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं, तो इन्हीं के बारे में जानने की ज़रूरत है। रैंडम जानवरों के बारे में, ये मछली, ये कौवा, ये बकरी कहाँ पाई जाती है, वो ज़रूरत जनरली नहीं पड़ती है। और अगर ऐसा है भी तो आप अगर पुराने साल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आसानी से हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल पूछा जा रहा है, माइक्रो बीड्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। वाई इज देयर अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रो बीड्स डेट आर रिलीज इनटू एनवायरमेंट। माइक्रो बीड्स क्या है? बेसिकली माइक्रो बीड इज एक्चुअली अ माइक्रो प्लास्टिक। ठीक है, माइक्रो ब्लीड कुछ नहीं है, माइक्रो प्लास्टिक है। माइक्रो प्लास्टिक क्या होता है? माइक्रो प्लास्टिक कुछ और नहीं होता है, नॉर्मल प्लास्टिक है। सपोज नॉर्मल प्लास्टिक का माइजे इतना बड़ा टुकड़ा है, वो हो सकता है कि थोड़े समय बाद छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे। फिर ये वाला टुकड़ा सोचिए कि ऐसे ये वाला टुकड़ा जो है ऐसे छोटे टुकड़ों में टूटेगा। फिर ये वाला जो टुकड़ा है वो और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा, और धीरे धीरे जब इसका साइज 5 माइक्रोन से नीचे हो जाता है, 5 माइक्रोन से छोटे कणों को जब कण हो जाते हैं प्लास्टिक के, तो उसको माइक्रो प्लास्टिक कहा जाता है, जिसको हम माइक्रो बीड्स भी कहते हैं। अब ये क्यों कंसर्न है, क्यों इसको लेके चिंता का विषय क्यों है? तो ऑब्वियस सी बात है, माइक्रो प्लास्टिक समुद्र के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। ठीक है, तो माइक्रो प्लास्टिक इज कंसिडर्ड हार्मफुल फॉर मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, दिस इज इसको आप चाहे तो
याद रख सकते हैं। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, फॉर द मेजरमेंट या एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा का इस्तेमाल होता है। इनमें से किस पर्पस के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला है कि पेड़ पौधों में क्लोरोफिल जानने के लिए, फिर चावल के खेतों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन का एस्टिमेशन करने के लिए, या किसी भी सतह के टेम्परेचर को नापने के लिए रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हर जगह इसका इस्तेमाल संभव है। ठीक है, सेम क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो 2015 में पूछा गया था, रिमोट सेंसिंग, इंडियन रिमोट सेंसिंग के बारे में सवाल पूछा था कि इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर हो सकता है। क्रॉप प्रोडक्टिविटी के बारे में, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज के बारे में पता करने के लिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, टेलीकम्युनिकेशन के लिए, ट्रैफिक स्टडीज़ के लिए। तो आप देखेंगे कि टेलीकम्युनिकेशन छोड़ के, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन छोड़ के हर जगह पे इसका इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन। तो सेम क्वेश्चन आप देख रहे हैं, जब आपने 2015 का क्वेश्चन सॉल्व किया होता और रिमोट सेंसिंग के बारे में पढ़ लिया होता तो ये क्वेश्चन भी आसानी से आप कर सकते थे। टेलीकम्युनिकेशन के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं होता है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वहां पर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का इस्तेमाल जनरली नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है वो चीज़ों को, धरती की सतह पे जितनी भी चीज़ें होती हैं उसकी स्टडी कर सकती है। तो इसका मतलब है ये तीनों ही पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल हो सकता है। 1, 2 एंड 3, ऑल दीज थ्री विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। मीथेन हाइड्रेट के बारे में सवाल पूछा गया है। एक और चीज़ बता दूं, यूपीएससी के सबसे फेवरेट टॉपिक्स में से आती है ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी में आपका सोलर एनर्जी आ जाएगा, उसके अलावा आपका शेल गैस आ गया, फिर उसके अलावा सीएनजी आ जाएगा। ठीक है, फिर हाइड्रोजन HCNG, फिर से आप देखेंगे कि इसी साल में हाइड्रोजन CNG के बारे में भी सवाल पूछा है। फिर उसके अलावा मीथेन हाइड्रेट के बारे में भी। तो जितने भी ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उसके ऊपर जब भी आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत डिटेल में समझने की आवश्यकता होती है। दिस इज़ वेरी वेरी फेमस, वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी। हर साल 1 या 2 सवाल तो ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी से आने ही आने हैं। ठीक है, तो चलिए मीथेन हाइड्रेट के बारे में ये सवाल पूछ रहा है। तो ये पहला स्टेटमेंट है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकता है कि मीथेन गैसेस जो फंसी हुई है, मीथेन हाइड्रेट बेसिकली मान समुद्र है, तो समुद्र की निचली सतह पे मीथेन गैस एक तरीके से आइस फॉर्म में डिपॉजिटेड रहती है। ठीक है, जो समुद्र की जो निचली सतह है वहाँ से वो गैस रीस के समुद्र के नीचे वाली जो पानी की सतह है उस पर बैठी हुई होती है, एक तरीके से सेमी लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में, उसे हम मीथेन हाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग होने की वजह से ये जो मीथेन हाइड्रेट समुद्र की सतह पे बैठी हुई है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो सकती है। माइट शब्द दिया गया है, माइट शब्द, इस चीज को याद रखिए। माइट मतलब कि संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से ये हो ही जाएगा, हो सकता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट है, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड इन आर्कटिक टुंड्रा रीजन अंडर सी फ्लोर। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अगर आपने ये न्यूज़ थोड़ी बहुत देखी होगी कि आर्कटिक में इस समय क्यों दिक्कत चल रही है, क्यों आर्कटिक जो सर्कल है हमारा खतरे में पड़ा हुआ है, तो इसी वजह से खतरे में पड़ा हुआ है क्योंकि दुनिया के जितने भी देश हैं वहाँ पर एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, वहाँ से नेचुरल गैसेस को निकालना चाहते हैं अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया सही। तीसरा है कि मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद एक 10 या 20 सालों के अंदर में, ठीक है, ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है कि मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज होने के बाद एकाध
दशक में, यानी कि 10-20 सालों में धीरे धीरे वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, CH4 है, ठीक है, CH4 में अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या होगा, CO2 प्लस वाटर वेपर बनेगा, ठीक है। तो कुछ सालों में ये हो सकता है, संभव है। और इसमें अगर ये भी अगर आपको नहीं पता है तो अगर इस स्टेटमेंट की भाषा को समझने की कोशिश करेंगे तो ये स्टेटमेंट की भाषा यही कह रही है कि मीथेन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में आफ्टर अ डेकेड और टू, 10-20 सालों में, ठीक है, 10-20 सालों में ऐसा हो सकता है, संभव है कि ऐसा हो जाए। तो इसका जो सही जवाब है वो डी होगा, ठीक है। समझ में आया, बहुत आसान था, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं था, कितना बस थोड़ा बहुत कॉमन सेंस, थोड़ी बहुत नॉलेज का इस्तेमाल करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये दे रहा है कि रामसर कन्वेंशन के बारे में सवाल पूछा गया है कि रामसर कन्वेंशन, अंडर रामसर कन्वेंशन इट इज मैंडेटरी, ये एकदम मैंडेटरी है, मजबूरी है, ऑन द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व ऑल द वेटलैंड्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। कि रामसर कन्वेंशन बेसिकली वेटलैंड से संबंधित है। अगर आपने पढ़ा होगा रामसर कन्वेंशन क्या है, वेटलैंड्स क्या है, इससे पहले भी कई बार रामसर कन्वेंशन के ऊपर सवाल यूपीएससी पूछ चुकी है, फिर से सेम पूछा गया है। एनीवेज, तो अगर आप इस स्टेटमेंट की भाषा को समझेंगे कि रामसर कन्वेंशन से मैंडेटरी कर देता है ये कि हिंदुस्तान में जितने भी वेटलैंड्स हैं सबकी रक्षा करने की जिम्मेदारी, सबकी, ऑल द वेटलैंड्स ऑफ द कंट्री, वो सरकार की हो जाती है। तो ये जो दावा है, बहुत कोई बात दावे के साथ की जा रही है, बहुत ही असर्टिव स्टेटमेंट है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो असर्टिव स्टेटमेंट्स होते हैं जनरली गलत होते हैं, ठीक है। और दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 वेयर फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ रामसर कन्वेंशन। तो भैया इसके बारे में अभी श्योरिटी नहीं है, ये डाउटफुल कैटेगरी में है, तो चलिए इसको डाउटफुल रखते हैं, आगे देखते हैं। वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल्स 2010 also encompasses the drainage area or catchment regions of the wetlands as determined by the authority। कि वेटलैंड के अनुसार जो उसके आसपास के थोड़े बहुत क्षेत्र हैं उसको भी वो कंसिडर करता है। तो हो सकता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, जैसे कि नदी को अगर हमें बचाना है तो नदी के फ्लड प्लेन को भी बचाना ज़रूरी है। सेम वे अगर कोई मान लीजिए कि वेटलैंड है, तो अगर वेटलैंड को बचाना है तो उसके आसपास का जो ड्रेनेज एरिया है जहाँ पर बारिश का पानी बहकर फिर इस वेटलैंड के अंदर आता है, उसको भी समझाना बुझाना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए वेटलैंड बचाना है और यहाँ पर मान लीजिए कि सलमान खान का फार्म हाउस बन गया है यहाँ पर, जहाँ पर सलमान खान अपना लॉकडाउन में लूलिया के साथ घूम रहे हैं पहले से उनको सपना आ गया था कि लॉकडाउन होने वाला है, तो पहले से अपनी जितनी भी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड है पूरा परिवार लेके यहाँ पर इस रिसोर्ट में आकर जो वेटलैंड के किनारे है वहाँ पर सलमान खान बस गए सपोज। तो फिर ये वेटलैंड कुछ दिनों में फिर वैसे ही खराब हो जाएगा, क्योंकि सलमान खान फिर यहाँ पे ट्रक वक चढ़ाने लगेंगे, फिर कोई आदमी कोई जानवर है उसके ऊपर गाड़ी वाड़ी चढ़ाने लगेंगे, कुछ भी कर लेंगे, शिकार विकार करने लगेंगे। तो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट हाउ कंजर्वेशन इज़ डन। कभी भी कोई चीज़ कंजर्व की जाती है, नेशनल फॉरेस्ट को भी कंजर्व किया जाता है तो उसके आसपास के एरियाज़ को भी कंसिडर किया जाता है, नदी को कंजर्व किया जाता है तो उसके आसपास के एरिया को भी हम कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हो गया गलत और दूसरा स्टेटमेंट हो गया सही, दूसरा स्टेटमेंट हो गया सही। तो माफ़ कीजिएगा, तीसरा स्टेटमेंट हो गया सही। तो अब जो डाउट है वो है बी या सी में से कोई एक हमारा ऑप्शन सही होगा। अगर थोड़ा बहुत पढ़ा है तो हम इसका जो जवाब है वो हम जो है मार्क कर सकते हैं। इसका आई थिंक जो आंसर की में जवाब दिया गया है वो है सी। तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज के ऊपर भी क्वेश्चन है, खैर थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट गेस करके हम 50-50 प्रोबेबिलिटी तो लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये कहता है कि एग्रीकल्चरल सॉइल से इन्वायरमेंट में नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। दूसरा है कैटल, जानवरों से अमोनिया रिलीज होती है इन्वायरमेंट में। तीसरा है कि पोल्ट्री इंडस्ट्री, जो मुर्गा पालन वाली इंडस्ट्री होती है, वहाँ से नाइट्रोजनस कंपाउंड इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं। तो अब देखिए, तो एग्रीकल्चरल जो मिट्टी है, ऑब्वियस सी बात है नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा हम यूरिया डालते हैं, इतना ज़्यादा नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हम उस मिट्टी में डालते हैं, तो वहाँ से फिर क्या निकलेगा, सोना तो निकलेगा नहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड ही निकलेगी। तो पहला कॉमन सेंस से हम कर सकते हैं कि भैया हाँ ये सही है। फिर कैटल,
जो भी हमारा जो यूरिनल होता है, जो यूरिन होता है, उससे गैस कौन सी निकलती है? अमोनिया निकलती है। पब्लिक टॉयलेट्स में अगर आप जाएंगे तो वो जो सुगंधित वातावरण होता है पब्लिक टॉयलेट्स का, ठीक है, जहाँ पर जाते ही मन एकदम खुश खुश हो जाता है, वो किसकी स्मेल होती है? वो उतनी अच्छी है, वो अरोमा किस चीज़ का होता है? वो अमोनिया ही होती है जो महकती है। तो जानवर जो होंगे वो भी अपना शौच करते ही हैं, तो शौचालय से निकलने वाली जो स्मेल होती है वो अमोनिया की होती है। जानवरों से के जो मलमूत्र होते हैं उससे भी जो गैस निकलती है अमोनिया ही होती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री, जो भी मुर्गे होते हैं, जो भी ऑब्वियस सी बात है वो भी प्रोटीन खाते हैं। प्रोटीन खाने से और जो उनका वेस्ट निकलता है, जो उनकी बीट होती है मुर्गे और मुर्गियों की, उसमें भी नाइट्रोजनस कंपाउंड तो होते ही हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। समझ में आ रही बात? कॉमन सेंस वाली बात है। ये तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, पहला, दूसरा और तीसरा। तो हो गया इसका जो जवाब है दैट इज डी। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये मत सोचना कि ये रिएक्टिव नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या दे दिया है। ज़्यादा मैंने बोला था कि बुद्धि, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोच लें कि भैया रिएक्टिव नाइट्रोजनस कंपाउंड शब्द दिया गया है। कुछ ऐसा तो नहीं है कि ये कोई रिएक्टिव नाइट्रोजनस कंपाउंड हो सकता है, कुछ न्यूक्लियर जैसा कुछ हो कि उससे बम वम बनाया जा सके। नथिंग लाइक दैट। ठीक है, इतना ज़्यादा डोंट ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स। सिंपल रखिए, कीप थिंग्स सिंपल। जितना आसान रखेंगे उतना ही आसान चीज़ें रहेंगी और आप अच्छे से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं पहले भी कहा था कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा शान पट्टी नहीं करनी। तो इसके हो गए तीनों जवाब सही। अब अगला क्वेश्चन है कि अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959, उसमें ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिसको जिसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद से अलग एग्जेम्प्ट करके रखा गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, चलो भैया इस पता नहीं तो इसको डाउटफुल रखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट को इससे पहले 5 बार अमेंड किया जा चुका है। क्या नॉनसेंस है भैया, मतलब ये कुछ भी पूछ रहे हैं। तीसरा है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को संविधान में बहुत अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड है संविधान में। अब यहां पर एक हमें हिंट मिलता है, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इतना ही आसानी से अच्छे तरीके से संविधान में डिफाइन किया गया होता तो रोज इतनी मगजमारी नहीं होती। हर बार हर साल इतने ज़्यादा केसेस, इतने ज़्यादा पॉलिटिकल डिबेट्स ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के ऊपर नहीं हो रहे होते। ठीक है, जैसे आम आदमी पार्टी के बहुत सारे जो लेजिस्लेटर थे उनको सेक्रेटरी बना दिया गया था, तो उसमें भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला मामला सामने आया था। जया बच्चन का केस है, उसमें भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिस पे कोर्ट में एक्चुअली मैटर जाता है, कोर्ट सुनवाई करके फिर डिसाइड करती है कि ये पर्टिकुलर वो जो है पोस्ट है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आता है कि दर्जे में आता है कि नहीं आता है। तो सिंपल बात ये है कि ये सारे कोर्ट कचहरी के झंझट कब होते हैं? जब कोई चीज़ संविधान में सही तरीके से डिफाइंड नहीं होती है। तो जैसे ही हम तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे आप देखेंगे कि हमारा जवाब आ गया ए। ठीक है, यूपीएससी ये नहीं चाहती है कि आप जाने कि कौन से एक्ट को कितनी बार पहले अमेंड किया जा चुका है। वो यूपीएससी ने जिसने ये क्वेश्चन पेपर सेट किया होगा उसको भी पता है कि किसी भी बच्चे को ये नहीं पता होगा। ये क्या सोली सोराब जी और जितने अटॉर्नी जनरल रोहतगी और ये जितने भी वेणुगोपाल ये लोग हैं उनको भी नहीं पता होगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को इससे पहले कितनी बार अमेंड किया गया होगा। तो ये ऑप्शन यूपीएससी ने कुछ सोच समझ के नहीं डाला। ये नहीं चाहती है यूपीएससी की ये आपको पता रहे। यूपीएससी बस ऐसे ही एक ऑप्शन डाल दिया है बीच में, वो बस इतना जानना चाहती है कि क्या आपके अंदर इतना कॉमन सेंस है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को संविधान में सही तरीके से डिफाइन नहीं किया गया है, इसी वजह से इतना कोर्ट कचहरी का झंझट, इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं। तो इतना अगर आप कॉमन सेंस लगा लोगे तो आप इस ऑप्शन को कर लोगे। ऑप्शन भी उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए फ्रेम किया गया है। बस यूपीएससी इस पूरे क्वेश्चन में आपसे ये वाला पॉइंट जानना चाहती है, ना ये पॉइंट जानना चाहती है ना ये पॉइंट जानना चाहती है। ये इसमें से अगर आपको ये वाला थोड़ा भी कॉमन सेंस पता है तो ये तीनों चीज़ें आपने हटा दी, आपका ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, सिंपल। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है। यूपीएससी इतना कुछ फैक्चुअल और इतना ज़्यादा घुस के नहीं पूछती है।
आप ये क्वेश्चन दे के डर जाते हैं, फिर वो काली टी शर्ट वाली कोचिंग अगर आप जाएंगे ऑनलाइन, तो काली टी शर्ट वाली कोचिंग में ये जितने भी होंगे एजुकेटर, वो सारे बैठ के यही रटा रहे होंगे बच्चों को कि कौन सा एक्ट कितनी बार अमेंड हुआ है। ये भैया इंपॉर्टेंट है, उसमें 10 लेक्चर की एक सीरीज़ है जिसमें कम से कम 250 एक्ट्स ऐसे हैं जिसमें यही डिस्कस किया जा रहा है कि ये रट लो कि ये वाला जो एक्ट है उसको 4 बार अमेंड किया गया है, इस वाले एक्ट को 6 बार अमेंड किया गया है, इसको 7 बार अमेंड किया गया है। और क्यों ये पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि ये देखो 2019 के क्वेश्चन नंबर 49 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। अरे भैया वो सब नहीं है यार, मतलब कुछ भी चल रहा है उधर, तो वो सब चीज़ें देख के परेशान नहीं होंगे, ठीक है। उनकी दुकान चल रही है तो चलने देंगे, ठीक है, दुकान है, चल रही है, अच्छी बात है। एनीवेज, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 58, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये देश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करती है। कौन सी पावर देती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1986 का इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट? तो ये कह रहा है कि दिस एक्ट स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट। यानी कि इस एक्ट की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सरकार जनता को मजबूर कर सकती है को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में वो सहयोग करे, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट करे, उसमें सहभागी भी बने और वो भी करे। तो कोई भी एक्ट ऐसा नहीं होता है जिसमें सरकार को पावर दिया जाता है कि वो जनता को मजबूर कर दे कोई काम करने के लिए। तो ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो गवर्नमेंट के एक्ट्स होते हैं जनरली उसके नेगेटिव पॉइंट्स वाला जो फैक्टर होता है वो होता है गलत। सरकारी जितने भी लॉज, पॉलिसी और स्कीम्स बनाई जाती हैं उसके जनरली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर सवाल पूछा जाता है। तो पहला वाला पॉइंट हो गया हमारा गलत, ठीक है। तो पहला वाला पॉइंट हो गया गलत। तो अब देखते हैं बी या डी में से क्या सही है। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लेज डाउन द स्टैंडर्ड फॉर इमिशन ऑफ डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूटेंट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो अलग अलग स्रोतों से कितना पोल्यूटेंट डिस्चार्ज हो सकता है, उसके क्या मापदंड है, वो ये एक्ट एस्टैब्लिश करता है। तो ऑब्वियस सी बात है भैया कि इन्वायरमेंट का एक्ट है तो ये सब तो करेगा ही। अब ये भी नहीं करेगा तो उसमें बात किस चीज़ की होगी? उसमें हिंदू मुसलमान की बात तो होगी नहीं, उसमें तो यही इन्वायरमेंट से रिलेटेड बातें होंगी। तो ये हो गया स्टेटमेंट सही, यानी कि हमारा जवाब जो है आ गया बी। सिंपल था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है एज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल। तो वेस्ट जनरेटर हैज टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरीज। कि 2016 के इस एक्ट में जो भी कचरा जनरेट कर रहा है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड करने की बात कही गई है। कोई जरूरी तो है नहीं, सिर्फ गीला कचरा सूखा कचरा की बात की जाती है, ठीक है। गीला कचरा हो गया, सूखा कचरा हो गया। हम भी तो वेस्ट जनरेटर ही हैं। हमारे घर से जो कचरा निकलता है गीला कचरा सूखा कचरा होता है। अब उसमें कुछ और हजार्डस वेस्ट होता है जैसे बायोमेडिकल वेस्ट है और ये सब वेस्ट है, वो दूसरी चीज है, ठीक है। तो ये हो गया स्टेटमेंट गलत कि 5 कैटेगरीज नहीं है, पहला स्टेटमेंट हो गया गलत। फिर दूसरा ये बोला है रूल्स एप्लीकेबल टू नोटिफाइड अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स ओनली, कि सिर्फ इन्हीं जगहों पर ही वो ये रूल एप्लीकेबल है, बाकी जगहों पर रूल एप्लीकेबल नहीं है। तो ये वाला स्टेटमेंट हो गया गलत। फिर रूल्स प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड एलॉबरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। अब ये पता नहीं, इसको रखते हैं हम लोग डाउटफुल कैटेगरी में। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं। It is mandatory on the part of waste generator that the waste generated in one district cannot be moved to another district. ये मैंडेटरी है कि भैया जहां पर जिस जिले में वेस्ट जनरेट हो गया वो दूसरे जिले में जा ही नहीं सकता है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं भैया कि एक जिले में अगर वेस्ट जनरेट हो गया तो दूसरे जिले में नहीं जा सकता है। देयर कैन नॉट बी। ये थोड़ा सा सेंसिबल नहीं लगता है, समझ में आ रही बात? एक जिले का वेस्ट दूसरे जिले में नहीं जा सकता। यहाँ पे कोई रीजनलिज्म और ये सब तो खेलने वाली बात की नहीं गई है। अगर दूसरे जिले में ज़्यादा अगर एक इफ़ेक्टिव साइट है जहाँ पर हम वेस्ट को हम सॉर्ट कर सकते हैं, वेस्ट को हम एनर्जी में या किसी और दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हो सकता है? दिल्ली का वेस्ट भी तो आप देखेंगे कि दिल्ली में
दिल्ली के वेस्ट में भी अगर आप देखेंगे कि बहुत सारे, सॉरी, दिल्ली के वेस्ट में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहां से वेस्ट को एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट लेके जाया जाता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी हो गया गलत। तो बचाइए, ठीक है, कि इस रूल के माध्यम से एग्जैक्ट और एलोबरेट क्राइटेरिया ये डिसाइड करता है ये रूल कि कहाँ पर हम लैंडफिल बना सकते हैं। ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, आप देखेंगे तो कि ये चीज़ों को सही तरीके से डिफाइन करता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये जो लॉ बनाया गया है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो बनाया गया है, जो नियम बनाया गया है, वो लैंडफिल, लैंडफिल समझ में आता है जहाँ पर हम कचरा डंप करते हैं। आपने देखा होगा शहरों में जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं कचड़ों के, डेट इज कॉल्ड लैंडफिल, ठीक है। तो वो कैसा होगा, उसकी क्या कंडीशंस होंगी, किस लोकेशन पे होना चाहिए, ये सब कुछ एलॉबरेट और समझदारी से डिफाइन किया गया है। तो ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है सरकार के किसी भी रूल को लेकर। तो इसके सही होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये हो गया, इसका जो सही जवाब है डेट इज सी। तो मैं, चलिए, विथ रेफरेंस टू, अगला क्वेश्चन कह रहा है विथ रेफरेंस टू माइनर मिनरल इन इंडिया। देखिए, माइनर मिनरल के ऊपर 2013 में सवाल पूछा जा चुका है, फिर से सवाल 2019 में पूछा जा रहा है। माइनर मिनरल के कंटेक्स्ट में कौन सा इसमें से स्टेटमेंट सही है कि सैंड को माइनर मिनरल कंसिडर किया जाता है। तो सही बात है, सैंड इज कंसिडर्ड एज माइनर मिनरल। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लीज ऑफ माइनर मिनरल्स बट द पावर रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ रूल्स रिलेटेड टू ग्रांट ऑफ माइनर मिनरल्स लाइज विद सेंट्रल गवर्नमेंट। कहने का मतलब ये है कि माइनिंग लीज देने का, पट्टा देने का अधिकार राज्य सरकार के पास है, लेकिन माइनर मिनरल से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। तो एक चीज मैं जनरली बताऊंगा कि जनरली यूपीएससी में जितने भी ऑप्शन होते हैं जो फेडरलिज्म फेडरलिज्म के सपोर्ट में होते हैं, प्रो फेडरलिज्म वाले जो ऑप्शन होते हैं वो सही होते हैं। एंटाई फेडरलिज्म वाले, यानी जो फेडरलिज्म के खिलाफ जो स्टेटमेंट बात करते हैं, वो गलत होते हैं। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एंटाई फेडरलिज्म वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये हो गया गलत। फिर तीसरा है कि स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स। तो सही है भाई, इलीगल अगर कहीं पर भी खनन हो रहा है, जैसे रेत खनन के ऊपर भी अगर कोई काम हो रहा है, लोग इलीगल तरीके से बालू या रेत का खनन कर रहे हैं, तो उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन सरकार, राज्य सरकारें बना सकती हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट हो गया सही, दूसरा स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है। समझ में आई बात? तो ये चीज़ याद रखेंगे, प्रो फेडरलिज्म अगर स्टेटमेंट है तो सही होगा, एंटाई फेडरलिज्म अगर स्टेटमेंट है तो जनरली गलत होगा, ठीक है। और उसके अलावा इस क्वेश्चन से हम ये भी समझ सकते हैं कि माइनर मिनरल 2013 में पूछा था, तो थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। उसके अलावा आप इस क्वेश्चन से कुछ और चीज़ें कर सकते हैं। क्या क्या चीज़ें पढ़ सकते हैं, और कि आप देख लेंगे कि मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स के ऊपर जनरली किस गवर्नमेंट का अधिकार होता है। अगर मान लीजिए कि वो मिनरल अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट में पाया जा रहा है, तो उस किस तरीके से उस मिनरल, मान लीजिए कोई सोना है, वो झारखंड में पाया जाता है, तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किस तरीके से उसका रेवेन्यू का शेयरिंग होगा। अगर मान लीजिए कि टेरिटोरियल वाटर अगर पानी के अंदर पाए जाने वाला है, जैसे मान लीजिए बे ऑफ बंगाल में अगर कोई मिनरल पाया जाता है और वो इंडिया की टेरिटोरियल वाटर में अगर वो मिनरल पाया जाता है, तो उसके ऊपर किसका अधिकार होगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का अधिकार होगा या यूनियन गवर्नमेंट का अधिकार होगा। तो ये सब सारी चीज़ें थोड़ा सा आप पढ़ लेना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एज पर लॉ, 68 क्वेश्चन कह रहा है कि एज पर लॉ जो कैंपा मैनेजमेंट अथॉरिटी है, आपने पढ़ा होगा कैंपा, ठीक है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, वो नेशनल लेवल और स्टेट लेवल दोनों पर एग्जिस्ट करती है। तो जितने भी पढ़ा होगा, जितने भी उसको ये पता होगा कि स्टेट कैंपा, स्टेट लेवल पे भी कैंपा अथॉरिटी है, ठीक है, और यूनियन लेवल पे भी कैंपा अथॉरिटी है। और अगर जो भी पैसा होता है, कैंपा के बारे में पता है आपको, थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। देखिए एक चीज़ याद रखिए, इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉज जो हैं, इन्वायरमेंटल लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 वेरी, कितने भी वेरी लगा लूँ कम होंगे, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट।
अब इन्वायरमेंट से रिलेटेड लॉ जो सरकार बनाती है, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, चाहे कैंपा हो गया, ठीक है, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो गए, चाहे ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हो गए, दीज ऑल लॉज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो जितने भी लॉज होते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसका एक एक चीज आप रट लेना, ठीक है। एक 10 पन्ने का एक 10 पन्ने लीजिए और जितने भी इंडिया के इन्वायरमेंटल लॉज हैं उसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, उसको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। तो तो नेशनल स्टेट लेवल पे एग्जिस्ट करती है कैंपा अथॉरिटी, सही बात है। जो भी पैसा कैंपा से आता है उसका 90% जो हिस्सा है वो स्टेट कैंपा के पास जाता है, 10% हिस्सा ही यूनियन कैंपा के पास जाता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये पहला वाला स्टेटमेंट हो गया सही। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं कि पीपल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी इन कंपनसेटरी, ये कैरिड आउट अंडर द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड एक्ट 2016। अब यहाँ पर भी स्टेटमेंट ये कहा जा रहा है कि जनता के पार्टिसिपेशन को मजबूरी है जनता की, इट इज मैंडेटरी, मजबूरी है जनता को भैया इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन में आना ही पड़ेगा। तो ये भी स्टेटमेंट हो गया गलत। आप कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते जिससे आप जनता को मजबूर कर सकते हैं कि भैया तुम आओ यहाँ पर आओ बेगारी करो, ठीक है, आओ। कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकते कि थाली पीटना ज़रूरी है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना सकते कि दिया अगरबत्ती मोमबत्ती जलाना ज़रूरी है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, गेटिंग इट। तो सेकेंड वाला पॉइंट हो गया आपका गलत, ठीक है, और पहला वाला पॉइंट हो गया सही। तो इसका जो आ गया जवाब वो हो गया ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर इन सेक्टर्स ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस एंड इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब है जितने भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स होते हैं उसको, उनके ऊपर निगरानी रखने का काम कौन करता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स, आप देखेंगे इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स मेंस का टॉपिक भी है, ठीक है, मेंस का भी टॉपिक है। तो इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के ऊपर सवाल पूछा है कि इंडिपेंडेंट रेगुलेटर के ऊपर कौन नजर रखता है। अब ये रेगुलेटर कौन कौन से होते हैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में कौन रेगुलेटर है, ट्राई, ठीक है। फिर जो आपका ये शेयर मार्केट और ये सब होता है उसके लिए रेगुलेटर है सेबी, ठीक है। फिर उसके अलावा आप देखेंगे तो इंश्योरेंस के लिए IRD, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, IRDA है। ऐसे ही करके अलग अलग है। बैंकिंग के लिए RBI रेगुलेटरी बॉडी है। अब ये सवाल पूछ रहा है कि इनके ऊपर कौन नजर रखता है, यानी कि रेगुलेटर को कौन रेगुलेट करता है। तो सबसे पहली बात यह है कि अब देखो इसमें कुछ चीज़ें हम एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट क्या है कि भैया फाइनेंस कमीशन तो हटा दिया, तो फाइनेंस कमीशन जैसे ही आप हटाएंगे और नीति आयोग भी हटा दिया, नीति आयोग हटाएंगे, फाइनेंस कमीशन हटाएंगे, तो आपका जवाब आ गया 1 और 2। क्योंकि फाइनेंस कमीशन ये काम करता नहीं है, नीति आयोग का काम ये सब रेगुलेशन ये सब देखने का नहीं है। नीति आयोग का काम है प्लान करना या पॉलिसीज बनाना, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना, और ये पॉलिसी बनाकर ये फिर कौन किसको देती है, कैबिनेट को देती है। एक तरीके से नीति आयोग एक थिंक टैंक है, थिंक टैंक है। तो देश में किस तरीके से पॉलिसी बननी चाहिए वो डिसाइड करती, उसके लिए एक तरीके से एडवाइजरी रोल नीति आयोग प्ले करता है। तो जिस तरीके से देश की इकोनॉमी अभी सही चल रही है, इतनी अच्छी हालत में है, तो आप देख सकते हैं कि नीति आयोग कितना अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। प्लानिंग कमीशन हटा था, नीति आयोग आया था, तो बस ऐसा लगा कि मानो कि रामराज्य आया ही समझो, ठीक है। अब किस तरीके का रामराज्य आ रखा है, देश की इकोनॉमी 24% से कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। और सिर्फ ये 24% नहीं, सबसे मेन टिप ऑफ आइसबर्ग ये है कि इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग 50% कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, ठीक है। 24% तो GDP गिरी है, लेकिन इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग 50% गिर गई है। कैन यू इमेजिन, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग 50% नीचे गिर गई। एनीवेज, तो इसका जो सही जवाब होगा, आपने जैसे ही तीसरा और पांचवा हटाया तो आपका जो जवाब है पहला और दूसरा आ गया। तो बेसिकली रेगुलेटर्स को रेगुलेट करने का काम पार्लियामेंट करती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। अब एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में सवाल पूछा है कि AIIB क्या है। तो पहला स्टेटमेंट है कि AIIB में 80 मेंबर से ज़्यादा मेंबर काम करते हैं, पता नहीं, अब डाउटफुल है, इसको डाउटफुल रखते हैं। इंडिया इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है AIIB का। यार इंडिया लार्जेस्ट शेयर होल्डर कैसे हो सकता है,
उसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर चाइना है। ठीक है, चलो फिर भी अगर नहीं पता है तो इसको डाउटफुल कैटेगरी में रखते हैं। फिर ये कह रहा है तीसरा स्टेटमेंट कि AIIB में कोई भी मेंबर एशिया के बाहर का कोई मेंबर है ही नहीं, तो ये भी जो चीज़ है वो गलत हो गई। तो थर्ड ऑप्शन हो गया हमारा गलत, हमारा ऑप्शन आ गया ए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन का मकसद यूपीएससी का ये नहीं था कि आप ये जानकर रखें कि एशियान में कितने मेंबर हैं, ठीक है, एशियान में वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में कितने मेंबर हैं। ऐसा नहीं है कि आप ये सब रटने बैठ जाइए, वो काली टी शर्ट कोचिंग वाले ये सब कराएंगे, उधर नहीं जाना है। इस क्वेश्चन का मतलब ये मेंबर्स याद रखना नहीं है। यूपीएससी आपको रट्टू तोता नहीं बनाना चाहती है। यूपीएससी बस इतना चाहती है कि क्या आपने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, क्या आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में बहुत से ऐसे देश हैं जो नॉन एशियन कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये पता है ये वाला स्टेटमेंट, आप देखेंगे कि आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन भी यूपीएससी ने इस चीज़ को सोच के बनाया है। यूपीएससी को पता है कि आपको नहीं पता होगा, किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी एस्पिरेंट को पता नहीं होगा कि कितने मेंबर हैं AIIB के। दिस इज़ नॉट पॉसिबल एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉट द गोल ऑफ यूपीएससी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा डैट विल बी ए। अब ये कुछ क्वेश्चंस और हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर वो लंबा डिस्कशन हो जाता है। तो बाकी जो पार्ट 3 है 2019 का पार्ट 3, दीज थिंग विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।